कंसाइनमेंट। नॉर्मली हम लोग सेल कैसे करते हैं? नॉर्मली बिजनेस करने का प्रोसीजर है क्या? या तो गुड्स को परचेज करके लाओ, या तो खुद मैन्युफैक्चर करो, या तो कोई और बनाया होगा उससे खरीद लो, या तो खुद ही बना लो एंड देन उसको ले जाके अपने ही दुकान में अपने ही पास से सेल कर दो। दूसरे किसी के थ्रू सेल नहीं करना है, खुद से ही सेल करना है। बट नॉर्मल बिजनेस प्रोसीजर अगर देखें तो एक इंसान एक दुकान सेल कर रहा है, मतलब फ्रॉम इट्स ऑन शॉप, अपने दुकान से इसको बेच रहा है। अपने दुकान से, एक दुकान से एक इंसान मैक्सिमम कितना एरिया को कवर कर सकता है? हार्डली 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। उससे ज्यादा एरिया तो कवर नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी इंसान को अपना प्रेजेंस बढ़ाना है, वो चाहता है कि मेरा सामान बहुत सारे अलग अलग जगहों पे बिके, मेरा नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो फिर उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। आफ्टर अ लिमिट टू इंक्रीज सेल, एक लिमिट के बाद सेल बढ़ाने का दो ऑप्शन बचता है। या तो ओपन न्यू शॉप्स एट अदर प्लेस, दूसरे जगहों पे नया दुकान खुल। एक दुकान आपका धनबाद में है, एक दुकान रांची में खुली है, एक दुकान जमशेदपुर में खुली, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दुकान खोलना ये एक ऑप्शन है। अच्छा, जब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दुकान खोलने जाएंगे तो इसका भी दो तरीका हो सकता है। या तो खुद ही खोल ले सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो किसी और के साथ मिलकर बिजनेस कर ले, पार्टनरशिप कर ले। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो खुद या तो पार्टनरशिप कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये होगा, अच्छा पार्टनरशिप में जाने, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाने का नुकसान क्या, तब हम लोग देखेंगे उधर क्या आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जाने का नुकसान ये है कि एक बिजनेस तो अकेले आप मेंटेन कर रहे थे धनबाद, आपको एक और बिजनेस जाके कहीं दूसरे जगह पे मेंटेन करना पड़ेगा, जो शायद प्रैक्टिकेबल ना हो। मतलब आप धनबाद का भी बिजनेस संभाले, आप रांची का भी बिजनेस संभाले, पॉसिबल नहीं है ना। आप एक ही जगह पे प्रेजेंट तो हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। चलो मान लिए कि किसी तरीके से करके दो जगह का बिजनेस संभाल लिए, 3 जगह का, बट 10 जगह का बिजनेस अकेले संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं हो पाएगा। इट विल क्रिएट ह्यूज बर्डन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा डिसीजन खुद लेना पड़ता है, सारा डिसीजन आपको ही करना पड़ता है। तो आप कोई टीम नहीं रख सकते हैं, फिर टीम रखेंगे तो वो कंपनी के फॉर्म में जाने लगेंगे, आपके डायरेक्टर बना ले, मैनेजर बना ले, तो फिर वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप से धीरे धीरे कंपनी की तरफ मूव कर जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सारा डिसीजन आपको खुद लेना है, और वो मैनेजमेंट करने का बहुत बड़ा बर्डन लेके आ जाएगा, अकेले मैनेज नहीं हो पाएगा। और शायद अकेले उतना पैसा भी नहीं लगा पाए प्रोबेबली। अगर एक जगह दुकान चलाने में आपको खर्च आता है साल भर का 10 लाख रुपए का, तो 10 जगह चलाने के लिए 1 करोड़ का खर्च, तो शायद आप अपने से उतना बेयर करने के लिए, उतना रिस्क लेने के लिए एबल नहीं। इट विल इनकर ह्यूज कॉस्ट, या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगेगा, और शायद अकेले उतना इन्वेस्टमेंट करने के, उतना खर्चा करने के कैपेबल ना हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप वहां पे फिजिबल नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या दिखेगा? पार्टनरशिप। मतलब 10 लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, 10 अलग अलग डायरेक्शन पे जाएगा, अलग अलग काम करेगा। कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप में करने से दिक्कत क्या है कि एक पार्टनर का एक्ट के लिए हर पार्टनर तो लाइबल होगा। पार्टनरशिप में लॉ में पढ़े होंगे पार्टनरशिप क्या है, तो वहां पे एक वर्ड आता है कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कोई एक भी करेगा तो सबका सब लाइबल हो जाएगा वहां पे। और पार्टनरशिप में डिसीजन लेना मतलब सबका म्यूचुअली कंसेंट के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। 10 पार्टनर है तो 10 कैपिटल दिया होगा, 10 का बात सुनना होगा, तो शायद डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले हो। एक कोई डिसीजन लेना हो उसके लिए बहुत डिले, 10 जब तक राजी नहीं होगा काम नहीं हो सकता वहां पे। तो पार्टनरशिप में
डिसीजन लेना बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, इट कैन डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ये बहुत डिले कर देगा एंड इन फ्यूचर कंफ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, इन फ्यूचर कंफ्लिक्ट्स विल इंक्रीज। और कंफ्लिक्ट जब बढ़ेगा तो फिर हो सकता है पार्टनरशिप आपस में डिसॉल्यूट हो जाए, बंद हो जाए। तो प्रॉब्लम है दोनों जगह पे, मैनेजमेंट शेयर करेंगे, ऑनरशिप शेयर करेंगे, सबका बात मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिजनेस बंद हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो सकता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एक उपाय आया कि ऐसा करते हैं कि मिस्टर एक्स, तुम जो अभी तक अपने दुकान में बेच रहा था और सोच रहा था कि और ज्यादा से ज्यादा सेल करे, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं चला, तो क्यों ना एक उपाय लगाया जाए और जाके खोजा जाए। तुम्हारा बिजनेस क्या था, मान लेते क्लॉथ का बिजनेस था, तो जाके खोजा जाए कि रांची में कौन ऐसा इंसान है जो इस बिजनेस को कर रहा होगा। कुछ लोगों का नाम मिलेगा, जिसमें से किसी एक दो इंसान को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। कोई मिस्टर वाई मिल गया जो कि क्लॉथ का ही बिजनेस करता था। आप क्या बोलेंगे उसको कि सुनो भाई, हम तुमको यहाँ से कपड़ा पहुंचा देंगे तुम्हारे पास तक, तुमको क्या करना है, ये वाला कपड़ा बेच देना है, तुमको खरीद के नहीं लाना है, तुमको बस इसको बेचना है, बेच के जो पैसा आएगा वो हमको ला के दे देना, सामान का टेंशन तुमको नहीं, तुम बस दुकान खोलो, बैठ जाओ वहां, सामान हम पहुंचाएंगे, पहुंचाने का खर्चा हम बियर करेंगे, सामान पहुंच जाएगा, तुमको बस उसको बेचना है, बेचने के बाद हमको उसका जो पैसा आएगा वो दे देना है। तो वाई बोलेगा इससे हमको क्या फायदा, तो वाई को बोला जाएगा कि तुमको कमीशन देंगे, तुम जितना सामान बिकवाएगा उसके पीछे हम कमीशन देंगे। तो इसका काम है कपड़ा भेज दे, इसका काम है सेल कर दे, सेल करके जो पैसा आएगा, प्रोसीड आएगा, ये प्रोसीड इधर भेज दे, आफ्टर कटिंग कमीशन, कमीशन काट ले अपना, कमीशन काट ले और बाकी पैसा भेज दे, कमीशन काट ले, खर्चा काट ले जो होता है, और बाकी पैसा भेज दे। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कंसाइनमेंट बोला जाए, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का नीड क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना था। बिजनेस जब एक्सपेंड करना था तो अपने पास ऑप्शन था, बट वो सारा ऑप्शन फिजिबल नहीं था। कंसाइनमेंट का ऑप्शन फिजिबल था कि इस टाइप का अरेंजमेंट कर लिया जाए, ये चलेगा। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, अगर पूरा कंसाइनमेंट का प्रोसेस समझे तो कंसाइनमेंट में होगा क्या। कंसाइनमेंट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक को बोलते हैं कंसाइनर और एक कंसाइनी, एक होगा कंसाइनर और एक होगा कंसाइनी। कंसाइनर का काम है कि वो सामान कंसाइनी तक पहुंचाए, गुड्स को सेंड करें। जब गुड्स को सेंड करेंगे तो कंसाइनर को कुछ खर्चा भी बियर करना पड़ सकता है, जैसे इंश्योरेंस करवा सकता है वो, इनकेस अगर रास्ते में सामान चोरी हो जाए, टूट जाए, तो उससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवा सकता है। लोडिंग चार्जेस हो सकता है, एक ट्रक में लोड करवाने का खर्चा। फ्रेट का चार्जेस हो सकता है, यहाँ से लेके जहां तक कंसाइनी का दुकान है, गोडाउन है, वहां तक सामान को पहुंचवाने का खर्चा। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा तो वहां पे ऑक्ट्रॉय लगेगा और शायद कंसाइनर दे, कंसाइनी भी दे सकता है, बट हो सकता है कंसाइनर उसका पेमेंट किया हुआ हो। तो गुड्स जब सेंड करेगा तो इसको अलोंग विथ एक्सपेंसेस, खर्च भी पड़ने वाला, खाली सामान नहीं जाएगा, कुछ खर्च भी जाएगा। अब कंसाइनी का काम क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल ले ले एक दो खर्चे का। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोडिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, एक्सेट्रा, ये सारा खर्चा भी ये बियर करेगा। कंसाइनी का काम क्या है कि ये सामान को रिसीव करे और रिसीव करने के बाद सेल करे। कंसाइनी का काम है सामान रिसीव करे, रिसीव करके सेल करेगा, सेल करेगा तो इसको बदले में सेल प्रोसीड आएगा।
सेल प्रोसीड, ये भेज देगा कंसाइनर, बेच के जो पैसा आया वो भेज देगा कंसाइनर के पास। अब कंसाइनी को क्या मिलेगा यहाँ पे, कंसाइनी को मिलेगा कमीशन। कंसाइनी को मिलेगा कमीशन। कमीशन कितने टाइप का होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन कमीशन के साथ साथ कंसाइनी को कुछ और भी पैसा चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि कंसाइनी खर्च किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंसाइनी के पास गोडाउन हो एक बड़ा सा, जिसमें वो स्पेशली इस कंसाइनर का सामान को जमा करके रखा, दूसरे किसी का सामान नहीं, अपना सामान नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर का सामान जमा करके रखने के लिए गोडाउन लेना पड़ गया। उस गोडाउन का रेंट वो मांगेगा कंसाइनर से कि भाई तुम्हारा सामान बेचने के लिए हमको रेंट देना पड़ रहा है, हम अपना सामान थोड़ी बेच रहे हैं, तो उसका खर्चा देना पड़ सकता है। हो सकता है कंसाइनी इंश्योरेंस लेके रखा हो, कंसाइनर बोला हो कि काम करो तुम यहाँ पे सामान, हो सकता है चोरी हो जाए तुम्हारे पास, तो उसको बचा के रखना है तो इंश्योरेंस ले लो, तो ये इंश्योरेंस लेके रख सकता है। ये और क्या क्या कर सकता है, ये अनलोडिंग का खर्चा दे सकता है, प्लस इंश्योरेंस का खर्च दे सकता है, गोडाउन रेंट हो सकता है। ये सारा खर्चा भी कंसाइनी करेगा, जिसके बदले में रीइंबर्समेंट मांग सकता है कि हमको पैसा चाहिए, तो कमीशन भी मिलेगा, ये पैसा भी मिलेगा। तो इन एग्रीगेट ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलने वाला है। हो सकता है कंसाइनर कुछ एडवांस में भी पैसा मांगे, अगर अपना बिजनेस रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा है तो फिर कंसाइनर वहां पे एडवांस में भी पैसा मांग सकता है। और कंसाइनर एडवांस में पैसा मांगेगा तो या तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू या तो फिर चेक के थ्रू इसका पेमेंट किया जा सकता है। ये जो पेमेंट करेगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी हो सकता है, या कैश के थ्रू भी हो सकता है, इन एनी काइंड हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली तब होता है जब एडवांस होता है, इन केस ऑफ एडवांस, अगर एडवांस में कुछ पैसा चाहिए तो फिर वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट, ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट। तो क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड हुआ कंसाइनमेंट में, सबसे पहला प्रोसेस आया यहाँ जहां पे सामान भेजा गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट करने के साथ साथ कुछ खर्चा भी करना पड़ा होगा, तो दूसरा स्टेप ये रहा, गुड्स गया साथ में खर्चा गया, तो फिर वहां पे कंसाइनी को सामान मिला होगा, सामान रिसीव करने के बाद वो सेल किया होगा और एक्सपेंसेस दिया होगा, तो तीसरा होगा यहाँ पे एक्सपेंसेस। सर चौथा आवाज बहुत कट करते आ रहा है। चौथा स्टेप आएगा जहां पे ये सामान बेचा होगा। देन पांचवा स्टेप आएगा जहां पे ये कमीशन मांगेगा। तो स्टेप्स कहाँ कहाँ आया, सामान भेजा गया, कंसाइनर कंसाइनी के पास सामान भेजा, खर्चा इंक्लूड किया, कंसाइनी उस सामान को बेचा सेल किया, देन फिर वो कुछ खर्च भी किया और कमीशन उसको मिलना है। ये सारा कुछ का रिकॉर्ड, पैसा भी देगा वो, बट वो सेपरेट है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया है, इसको सेपरेट है। ये जो पूरा का पूरा 5 पॉइंट आया, ये पांचों पॉइंट मिला के एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इस कंसाइनमेंट चैप्टर में मेनली हम लोगों को समझना होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को मिला जुला के बनता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या क्या ट्रांजेक्शन को मिला के बनेगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, दूसरा एक्सपेंसेस incurred by consignor, तीसरा expenses incurred by consignor,
goods sold by consignee, and fifth commission paid to consignee, consignee को जो हम लोग कमीशन देंगे। दो जगह पे रिजल्टेंट निकल के आ रहा है। पहला जगह तो ये कंसाइनर जो सामान भेजा, मान लेते हैं कंसाइनर 100 यूनिट भेजा यूनिट के टर्म में, बट कंसाइनी के पास उतना यूनिट पहुंचा ही नहीं। रास्ते में चोरी हो सकता है, टूट फट गया होगा सामान, डैमेज हो गया होगा। कंसाइनी को रिसीव हुआ ओनली 90 यूनिट, तो बीच में जो 10 यूनिट गया उसका क्या कहानी होगा? कंसाइनर बोल रहा हम 100 यूनिट भेजे, कंसाइनी बोल रहा नहीं मेरे पास तो 90 यूनिट आया है, तो 10 यूनिट का क्या कहानी होगा? वो एक एडजस्टमेंट। और दूसरा, आफ्टर दैट एडजस्टमेंट जब कंसाइनी 90 यूनिट का रिसीवल बता रहा है और फिर कंसाइनी सामान को बेचेगा, मान लेते हैं कंसाइनी इसमें से 70 यूनिट बेच देता है, तो फिर कंसाइनी के पास अभी भी 20 यूनिट बचा हुआ होगा, 20 यूनिट रिमेनिंग होगा। इस 20 यूनिट का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो दो जगह पे अपना एडजस्टमेंट लगेगा। पहला, जहां पे कंसाइनर सामान भेजा था बट कंसाइनी के पास कम यूनिट पहुंचा, तो उसका क्या करें? फिर कंसाइनी के पास जो यूनिट पहुंचा उसमें से भी वो कम ही बेचा, पूरा का पूरा यूनिट नहीं बिक पाया, कुछ यूनिट बचा हुआ है, तो क्या होगा? तो इस कंसाइनमेंट में दो और एडजस्टमेंट आएगा। पहला आएगा एबनॉर्मल लॉस और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ये सब कुछ मिला के, ये 7 चीज मिला के बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसाइनी अकाउंट भी सीखेंगे हम लोग आगे, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आता है, नाम वाइज याद रख सकते हैं, 7 चीज आता है। गुड्स सेंट टू कंसाइनी, expenses incurred by consignor, expenses incurred by consignee, goods sold by consignee, commission paid to consignee, abnormal loss and closing stock। एक एक करके ये सातों चीज पे हम लोगों को डिस्कशन करना रहेगा इस चैप्टर में। तो जितना टाइम लगना है, सबसे ज्यादा टाइम कंसाइनमेंट के डिस्कशन पे लगेगा। कंसाइनी का अकाउंट छोटा सा 10 मिनट का काम। डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, एक नया लिंक देते हैं।